बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एनसर्कल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी क्योंकि जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसके अंदर आपको ये 10 टर्म्स दिए, ये आपको डिफाइन करनी है। इसमें फर्स्ट है एनाटॉमी, सेकंड है हिस्टोलॉजी, थर्ड है इम्यूनोलॉजी, फोर्थ है फार्माकोलॉजी और फिफ्थ है एंटोमोलॉजी और 6 है बायोमेट्री, 7 है बायोजोग्राफी और 8 है सर्जरी। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री और 10th है बायो एलिमेंट्स। अब इसके अंदर देखें, ये जो 1 है एनाटॉमी, 2 है हिस्टोलॉजी और ये 4 फार्माकोलॉजी। ये तीनों जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। पहले मैं आपको ये तीनों ब्रांचेस एक्सप्लेन कर देती हूँ और मार्क करा देती हूँ आपने कहाँ से लिखना है, फिर मैं ये आपको बाकी की डेफिनेशंस करवाऊंगी। बायोलॉजी की ब्रांचेस आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर है। इसमें हमें 3 ब्रांचेस डिफाइन करनी है। एक है एनाटॉमी, एना का मतलब होता है पार्ट और टॉम का मतलब होता है कटिंग। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें कट करके स्टडी करते हैं। हम क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट को कट करके जब स्टडी कर रहे होते हैं वो हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी की ब्रांच में। ठीक है, इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स करना या स्टडी करना। इस ब्रांच के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ के स्टडी करते हैं। तो हम लिखेंगे द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये दोनों हो गई। इसके बाद हमें फार्माकोलॉजी बतानी है। फार्माकोलॉजी आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर है। फार्माकोलॉजी, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स। इस ब्रांच के अंदर हम ड्रग्स या दवाइयों का ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो असर होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये यहाँ तक आपका आंसर का। ये हो गई आपकी तीनों डेफिनेशंस। अब इसके बाद है नंबर 3 पे इम्यूनोलॉजी, नंबर 5 पे है एंटोमोलॉजी। पहले मैं आपको ये दोनों डिफाइन कर दूं। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और एंटोमोलॉजी जो है ये जोलॉजी की वो ब्रांच है। क्योंकि आप देखें बायोलॉजी का पार्ट होता है ना जोलॉजी, तो ये जोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको लिखेंगे कैसे। एंटोमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ जोलॉजी डीलिंग विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। जोलॉजी की ये वो ब्रांच है। जोलॉजी जो है बियोलॉजी का ही पार्ट है। बियोलॉजी के आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी और जोलॉजी। जोलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो एंटोमोलॉजी जोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के मुतालिक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। इसके बाद आपको इम्यूनोलॉजी लिखना है। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाता है, उसकी सेफ्टी के लिए काम करता है और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को और जरासीम को मारता है और उनकी हिफाजत करता है। इसको मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। इम्यूनोलॉजी जो है इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल और बायोलॉजिकल साइंस की। तो ये दोनों टॉपिक हो गए। इसके बाद है बायोमेट्री, बायोजोग्राफी। इन दोनों की डेफिनेशन आपको बायोलॉजी के टॉपिक द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस में मिलेगा। मैं आपको मार्क कराती हूँ, आपने इसका आंसर कहाँ से लिखना है। आपकी बुक में पेज नंबर 4 के ऊपर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस है। इसके अंदर है, देखें, ये है बायोमैथमेटिक या बायोमेट्री, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है और लास्ट में है बायोजोग्राफी, इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है। अब मैं आपको इसको पढ़ के बताती हूँ। बायोमैथमेटिक और बायोमेट्री इसके दोनों नाम हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा चीज़ों का डेटा कलेक्ट करते हैं वो कहलाती है बायोमैथमेटिक या बायोमेट्री और ये रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बस आपने यहाँ से यहाँ तक ही इसका आंसर लिखना है। इसके बाद आपसे पूछे बायोजोग्राफी, आपको डिफाइन करना है। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर बहुत सारे जोग्राफिकल रीजन्स हैं, यानी कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे सहरा है, कहीं पे बर्फ़ है। तो इन डिफरेंट रीजन्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट रीजन्स के अंदर
डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कहलाती है बायोजोग्राफी। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन्स ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने पर्टिकुलर अपने मखसूस जोग्राफिकल रीजन के अंदर ही रहते हैं और वहाँ पर ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर उस जोग्राफिकल रीजन से वो बाहर निकलते हैं, अपनी मखसूस एनवायरमेंटल कंडीशन से बाहर निकलते हैं, तो फिर उनको नुकसान होता है और बाज़ औक़ात वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे बर्फ़ में रहने वाले जो जानवर हैं, अगर उनको सहरा में लाके छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह क्योंकि जो बर्फ़ में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी की एडेप्टेशन जो होती हैं वो उस रीजन के जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से हो गई होती हैं। तो आप इसका आंसर बायोजोग्राफी का पूरा लिखेंगे। मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental conditions. बायोजोग्राफी की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। हमने बायोमेट्री और बायोजोग्राफी भी कर ली। अब इसके बाद है सर्जरी और उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री और है बायो एलिमेंट। सर्जरी और बायो एलिमेंट्स इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी और एनिमल हस्बेंड्री की जो है आपकी बुक में मौजूद है। एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर है। पेज नंबर 5 पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है, एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। ये जो है एनिमल हस्बेंड्री ये एक कैरियर है। ये उन लोगों के लिए कैरियर होता है जो बियोलॉजी की स्टडी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर से ही इसका ताल्लुक़ होता है। इसके अंदर जो है एनिमल्स की ब्रीडिंग कराते हैं, एनिमल्स को पाला जाता है और उनका ध्यान किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के यानी इंसानों के फ़ायदे के लिए। देखिए, एनिमल्स की ब्रीडिंग कराने से क्या होता है, जब एनिमल्स ज़्यादा ब्रीड कराए जाते हैं, जैसे गाय हैं और बकरे हैं, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है जिससे हमें गोश्त हासिल होता है। इसी तरह मुर्गियों की ब्रीडिंग कराई जाती है तो उससे हमें चिकन का मीट हासिल होता है। एक बार और इसको रीड कर देती हूँ। दिस प्रोफेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ये प्रोफेशन भी एग्रीकल्चरल साइंस का पार्ट है। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। वो जानवर जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, उन जानवरों की ब्रीडिंग और केयर की जाती है इस प्रोफेशन में। तो ये आपका एक और टॉपिक हो गया। अब इसके बाद टॉपिक है सर्जरी और बायो एलिमेंट्स। ये मैं आपको लिखवा देती हूँ। सर्जरी जो है ये भी एक प्रोफेशन है। सर्जरी की डेफिनेशन बुक में भी मौजूद है, जहाँ पे प्रोफेशंस है ना बायोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। लेकिन ये इसकी मैंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, आप भी यही लिख लीजिएगा। सर्जरी की हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट ट्रीट्स इंजरीज, डिजीजेज एंड डिफॉर्मेशन बाय द फिजिकल रिमूवर, रिपेयर, रिप्लेसमेंट द अफेक्टेड ऑर्गन एंड टिश्यूज़। बॉडी के वो ऑर्गन या टिश्यूज़ जो किसी इंजरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से डिफॉर्म हो गए हों, ख़राब हो गए हों, टूट गए हों, जैसे किसी की एक्सीडेंट की वजह से हड्डी टूट गई हो, तो उसको रिमूव करना या उसको रिपेयर करना या उसकी जगह दूसरा पार्ट लगाना, ये सब जो है सर्जरी का पार्ट होता है। सर्जरी के अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इन दोनों को रिपेयर भी किया जाता है और रिप्लेस भी किया जाता है। एक बार और रीड कर देती हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट ट्रीट्स इंजरीज, डिजीजेज एंड डिफॉर्मेशन बाय द फिजिकल रिमूवर, रिपेयर, रिप्लेसमेंट द अफेक्टेड ऑर्गन एंड टिश्यू। सर्जरी की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हमारी लास्ट डेफिनेशन है बायो एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड दैट मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल या कंपाउंड बने होते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल जिन एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं वो कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, देयर आर 16 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। दे आर वाइटल फॉर लाइफ। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये 16 हैं और ये ज़िंदगी के लिए वाइटल यानी ज़रूरी हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, इनमें से 6 एलिमेंट्स जो है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस हैं, ये कहलाते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बेसिक एलिमेंट्स। टोटल बायो एलिमेंट्स तो 16 हैं, लेकिन उनमें से 6 जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स हैं ज़िंदगी के। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स होते हैं वो इन 16 एलिमेंट से ही बनते हैं। ठीक है, और ये 16 एलिमेंट जो हैं ये कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक बार और रीड कर देती हूँ। बायो एलिमेंट्स, the elements that are found in the molecule and compound that make up a living organism
are called bioelements. There are 16 elements which are called bioelements. They are vital for life. वो जो 16 एलिमेंट्स हैं उन 16 के नाम नहीं बताए, सिर्फ 6 के नाम बताएं जो कि बेसिक हैं. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic elements of life. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें 10 डेफिनेशंस डिफाइन करनी थी. ये 10 हमने डिफाइन कर दी. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन टेबुलेटेड फॉर्म. आपको ये 2 टॉपिक्स दिए, आपको इनके डिफरेंसेस लिखने हैं. नंबर 1 है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. पहले मैं आपको समझा दूं कि ये होता क्या है. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं. होते वो यूनिसेल्युलर हैं. यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, उनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है. एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे होकर एक साथ करीब करीब बिल्कुल पास पास करके रहने लगते हैं. यानी वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, यानी एक क्लस्टर की शक्ल में इकट्ठे होकर रहते हैं. वो कहलाते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो यूनिसेल्युलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये एक कॉलोनी में तो रह रहे होते हैं लेकिन इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं. एक दूसरे से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर उनमें से कुछ को हम वहाँ से हटा दें तब भी वो सर्वाइव कर लेते हैं. साथ तो रह रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते. और जब ये एक साथ रह रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ये आपस में मिलकर कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन बना लें. ये पास रह रहे होते हैं लेकिन इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है. ठीक है, ये हो गया कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. इनका जो होता है पूरा एक सिस्टम होता है और इसके अंदर ये जो आपस में जो सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. इनका एक अपना पूरा एक सिस्टम होता है. तो ये मैंने आपको अब डिस्क्राइब कर दिया. अब मैं आपको बताती हूँ आप इसको लिखेंगे कैसे. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमें डिफरेंस लिखना है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका हम डिफरेंस लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज. बहुत से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो हैं आपस में एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं. इसके बाद हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का लिखते हैं. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय मैनी सेल्स. दे लिव इन अ सिस्टम. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत से सेल्स से मिलकर बने होते हैं और इनका एक अपना सिस्टम होता है. इनके सेल्स अलग अलग नहीं होते. 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में मिलकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और ये एक सिस्टम में रहते हैं. अब इसका पॉइंट 2 लिखते हैं. कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो है ये एक साथ तो रह रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते. मल्टी सेल्युलर का सेकेंड पॉइंट लिखते हैं. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम ऑफ लाइफ. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइफ के सिस्टम पर डिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते. नंबर 3 पॉइंट लिखते हैं. कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कॉलोनी इफ सेपरेटेड सर्वाइव्स ऑन देयर ओन. कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में से अगर हम किसी एक को सेपरेट कर दें तो वो अपने ओन से भी सर्वाइव कर जाता है. यानी एक कॉलोनी के अंदर से अगर हम कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर देते हैं तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं. और इसकी एग्जांपल हम देंगे वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स जो होते हैं ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इसको ग्रीन अल्जा भी कहते हैं. थर्ड पॉइंट लिखते हैं मल्टी सेल्युलर का. वाइल सेल फ्रॉम अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव. जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं अगर उनको सेपरेट कर दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है लिवर सेल्स. तो ये हमारा डिफरेंस कंप्लीट हो गया. हमने 3 पॉइंट इसके लिख दिए और एक एक एग्जांपल भी दे दी. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है. हमें डिफरेंस लिखना है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. आप चाहें तो ये बुक से भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आपने कॉलम बनाकर ही लिखना है क्योंकि इसको टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है. जब भी डिफरेंस लिखने को कहते हैं हमेशा टेब्यूलेटेड फॉर्म में यानी कि 2 कॉलम बनाकर लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डिफरेंस. एग्रीकल्चर का पॉइंट नंबर 1 है इट डायरेक्टली डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स फार्मिंग. एग्रीकल्चर डायरेक्टली फसलों की कल्टीवेशन और एनिमल की फार्मिंग से डील करती है. यानी एग्रीकल्चर के अंदर हम फसलों की फार्मिंग करते हैं, यानी इसमें फ्रूट के बाग भी आ सकते हैं, सब्जियों की फसलें लगाना भी आ सकते हैं, अनाज उगाना भी आ सकता है. इन सब की कल्टीवेशन करना, खेती बाड़ी करना और एनिमल्स की फार्मिंग करना यानी एनिमल्स को पालना, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को पालना, ये सब एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है.
जबकि हॉर्टिकल्चर क्या चीज़ है? हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का पार्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एग्रीकल्चर के अंदर तो हम तमाम हर किस्म की फसलों को उगाते हैं और एनिमल की फार्मिंग करते हैं, जबकि हॉर्टिकल्चर में स्पेशल किस्म की न्यू वैरायटीज़ के प्लांट्स की और क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है, यानी उनकी काश्तकारी की जाती है। हॉर्टिकल्चर का लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप ओनली। तो हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ फसलों की नई वैरायटीज़ इसके अंदर हम ग्रो करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कंट्रोल कंडीशन एंड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। जो नॉर्मली एग्रीकल्चर या फसलों की काश्तकारी की जा रही होती है, ये फसलें लगाई जा रही होती हैं, उसके अंदर हमें कोई ख़ास कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली खेतीबाड़ी करने में, फसलें उगाने के लिए हमें कोई ख़ास स्पेशल टेक्निक्स या स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती। हॉर्टिकल्चर का सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इट रिक्वायर्स कंट्रोल कंडीशंस, स्पेशल टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। जब हम कोई ख़ास न्यू वेराइटीज़ ग्रो कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल कंडीशंस चाहिए होती हैं और स्पेशल टेक्निक्स और स्पेशल इक्विपमेंट्स यानी ख़ास आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं, एग्रीकल्चर फोकस ऑन लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन विच मीन्स हायर आउटपुट। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे फसलें लगाई जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा आउटपुट हासिल होता है, यानी बहुत ज़्यादा फसल हासिल होती है। हॉर्टिकल्चर का पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं, हॉर्टिकल्चर फोकसेस ऑन स्मॉल स्केल क्रॉप प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर के अंदर छोटे स्केल पर एक बेहतरीन ख़ास किस्म की क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, ये ज़्यादा पैमाने पर हॉर्टिकल्चर नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए बहुत स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, कोई ख़ास कोई चीज़ ग्रो की जा रही होती है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डिफरेंस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमें 2 डिफरेंसेस दिए थे वो हमने दोनों डिफरेंसेस कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर हमें ये 6 क्वेश्चन दिए, इनके हमें शॉर्टली आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम्ड एज मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट। बायोलॉजी को एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर है। ये जो टॉपिक है 1.1.1, इसमें ये आप हेडिंग नहीं डालेंगे, यहाँ बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे आंसर और यहाँ साइंसेस तक आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ कि आपने क्या लिखना है। बायोलॉजी इज अ मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेज। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। बायोलॉजी जो है एक मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट है, यानी बायोलॉजी की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि दूसरी साइंसेस के साथ लिंक्ड करती हैं। और इसकी एक एग्जाम्पल है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और वो लॉज ऑफ मोशन को भी फॉलो करते हैं, और लॉज ऑफ मोशन जो है फिज़िक्स के होते हैं। हमने फिज़िक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन पढ़े, तो एनिमल्स हों या इंसान हो वो लॉज ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे होते हैं। इस तरह से देखें, बायोलॉजी का फिज़िक्स से भी रिलेशन आ गया। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कंसिडर किया जाता है जो कि दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जिसकी बहुत सी ब्रांचेस हों, जिसके बहुत से पार्ट्स हों। बायोलॉजी जो है एक ऐसी साइंस है जिसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो कि दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को इसलिए मल्टी डिमेंशनल कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत सी पार्ट्स और इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो कि किसी न किसी तरह किसी दूसरी साइंस के साथ रिलेट करती हैं। जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशंस को फॉलो करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। शॉर्ट आंसर लिखने हैं आपने क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही लिखना चाहिए, ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 2 है, हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प्स मैनकाइंड। फार्मिंग का प्रोफेशन किस तरह से मैनकाइंड यानी इंसानों के लिए हेल्पफुल है या फायदेमंद है। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर है, जिसमें कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी है, उसके अंदर फार्मिंग का एक टॉपिक है, वही इसका आंसर है। उसी में से मैंने ये आंसर लिखा है, लेकिन जैसे क्वेश्चन होता है हमें क्वेश्चन के हिसाब से थोड़े से वर्ड्स को चेंज करना होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से वर्ड्स चेंज करें ताकि आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाए। लिखा मैंने उसी में से है, आप चाहें तो सिर्फ वो भी लिख सकते हैं जो आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन 2 का आंसर हम लिखते हैं, द प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स सच एज फिश फार्म, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म एक्सेट्रा। जो फार्मिंग का प्रोफेशन है उसमें मुख्तलिफ किस्म के फार्म को डेवलप करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। वो कौन से फार्म है? वो है फिश फार्म है, पोल्ट्री फार्म है और फ्रूट फार्म है।
फिश फार्म के अंदर हम फिशेस पालते हैं, पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गियाँ पालते हैं और फ्रूट फार्म के अंदर हम फ्रूट्स के बाग लगाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ऐसे फार्म्स जो कि फार्मिंग के प्रोफेशंस में हम मेंटेन करते हैं या लगाते हैं और उनको डेवलप करते हैं। दीज फार्म्स प्रोड्यूस मीट, मीट के अंदर होता है प्रोटीन, मिल्क, एग्स, फ्रूट्स जिनमें फ्रूट्स में होता है वाइटामिन, वूल एंड लेदर। ये जो फार्म्स हम लगाते हैं इनसे हमें क्या क्या मिलता है? इनसे हमें गोश्त मिलता है, क्योंकि जब हम फ़िश का फार्म या मुर्गी का फार्म लगाते हैं तो उसमें हमें उनका मीट मिलता है, गोश्त मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है प्रोटीन। उसके अलावा जो कैटल फार्म होता है उससे हमें मिल्क मिलता है और पोल्ट्री फार्म से हमें एग्स मिलते हैं, उसके अलावा मीट भी मिलता है और फ्रूट्स हमें मिलते हैं फ्रूट फार्म से जिनके अंदर होते हैं वाइटामिन्स, और वूल और लेदर भी हमें इन एनिमल्स की खालों से हासिल होता है। ऑल दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, मुफीद हैं। ठीक है, तो देखें वही आंसर है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। मैं एक बार और इसको रीड कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। The profession of farming deals with the development and maintenance of different types of farms such as fish farm, poultry farm, fruit farm, etc. These farms produce meat, protein, milk, eggs, fruits और ब्रैकेट में हम देंगे vitamins, उसके बाद कॉमा डाल के लिखेंगे wool and leather. All these things are beneficial for mankind. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 3 है, वाई स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक लेवल। स्पीशीज़ को स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक लेवल क्यों कहते हैं? इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है टेक्सोनोमिक लेवल, इसके अंदर इसका आंसर है। यहाँ से हम लिखेंगे, इसकी सेकेंड लाइन है द स्पीशीज़ से और इसके एंड तक ऑफ स्प्रिंग तक लिखेंगे। ठीक है, द स्पीशीज़ से ऑफ स्प्रिंग तक हम लिखेंगे। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या। देखिए स्पीशीज़ क्या होती है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना टेक्सोनोमिक लेवल का, तब होता है स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ के अंदर वो तमाम एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? जिनकी बैरूनी साख, एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा हो। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। एक स्पीशीज़ में उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी जिनका एक्सटर्नल फॉर्म या स्ट्रक्चर सेम होता है और जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपनी ऑफस्प्रिंग यानी औलाद पैदा करते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं अपने। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं रीड करती हूँ कि आपने लिखना क्या है। द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज जो है टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट है विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर तमाम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी जिनकी बैरूनी साख्त या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फॉर्म सेम होती है। विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक स्पीशीज़ के अंदर शामिल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी औलाद पैदा करते हैं। एक स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करके अपनी ऑफस्प्रिंग यानी औलाद पैदा करते हैं, फिर वो ऑफस्प्रिंग बड़ी होती है, फिर वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। इस तरह से उनकी नस्ल जो है वो आगे चलती जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ द स्पीशीज से लेके ऑफ स्प्रिंग तक लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। पॉपुलेशन कम्युनिटी से कैसे डिफरेंट होती है? इसका आंसर आपकी बुक में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेडिंग है पॉपुलेशन की और दूसरी हेडिंग है कम्युनिटी की। तो इन्होंने हमसे कहा है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में आप डिफरेंस बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप चाहें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में से इन दोनों की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट तरह से है तो इसके आंसर को भी हम थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखेंगे। मैं आपको लिखवाती हूँ, आपने इसका आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन 4 का आंसर लिखेंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। एक ही स्पीशीज़ के तमाम मेंबर जो एक ही स्पेसिफिक ख़ास हैबिटेट के अंदर रह रहे हों वो उनकी पॉपुलेशन कहलाती है। अ ग्रुप ऑफ पैरट लिविंग ऑन अ ट्री इज़ कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल हमने दी है कि एक दरख्त के ऊपर अगर बहुत सारे पैरट एक ग्रुप बना के रह रहे हों तो वो पैरट्स की पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई पॉपुलेशन की डेफिनेशन।
इसके बाद हम लिखेंगे कम्युनिटी क्या है। वाइल द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अगर एक ही स्पेसिफिक मखसूस हैबिटेट के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हों तो फिर वो कहलाती है कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर एक ही हैबिटेट के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक साथ रह रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने दी है, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज़ कॉल्ड एज बर्ड्स कम्युनिटी। अगर हम ये देखें कोई एक दरख्त है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स के ग्रुप्स रह रहे हैं तो फिर हम कहेंगे ये एक कम्युनिटी है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप जो हैं वो एक ट्री के ऊपर रह सकते हैं, उनमें पैरट्स, क्राउ, आउल, ईगल, स्पैरो हो सकते हैं। लेकिन ये सारी बर्ड्स हैं, ये सारी बर्ड्स अगर एक ही दरख्त पे यानी एक ही हैबिटेट पे रह रही हैं तो ये सब अलग अलग स्पीशीज़ हैं तो बर्ड्स लेकिन हैं अलग अलग स्पीशीज़। तो हम कहेंगे कि इस हैबिटेट या इस दरख्त पर बर्ड्स की कम्युनिटी रह रही है। ठीक है, तो एक बार मैं और रीड कर देती हूँ। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन अ ट्री इज कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। While the members of different species living in a specific habitat are called as community. While the members of different species living in a specific habitat are called as community. A group of different kinds of birds, parrots, crow, owl, eagle, sparrow, living on tree is called as birds community. क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस। प्लांट्स की नई वेराइटीज़ किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं। ये एग्रीकल्चर की एक ख़ास ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, उसके अंदर प्लांट्स की और क्रॉप्स की नई वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है ख़ास मखसूस तरीक़ों के ज़रिए। आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर कैरियर्स इन बियोलॉजी है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर की एक हेडिंग है। हॉर्टिकल्चर की जो हेडिंग है वही हमें इसके आंसर के अंदर लिखनी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। आप नोट डाउन कर लें कि इसको किस तरह लिखेंगे। अगर आप चाहें तो जो बुक के अंदर है वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 का आंसर लिखते हैं। हॉर्टिकल्चर इज एन एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर की एक एक्सटेंडेड ब्रांच है, ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो एक नई ब्रांच बनाई गई है वो है हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर प्लांट्स की नई वेराइटीज़ को ग्रो किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है और उनसे प्रोडक्ट हासिल की जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं इस काम के लिए कुछ खास कंडीशंस, कुछ खास इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और ये जो प्रोडक्ट है स्मॉल स्केल पर हासिल की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपको फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबल डायग्राम बनानी है। आपकी बुक में जो डाइजेस्टेड फ्रॉग दिखाया है उसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी डायग्राम क्लियर नहीं है। मैं जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ वो डायग्राम आपकी प्रैक्टिकल बुक्स के अंदर होती है। प्रैक्टिकल बुक्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम होती है वही हम इसके अंदर बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत क्लियर डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि क्लासिक ट्यूशन बायोलॉजी के चैनल पर आपको क्लास 9 और क्लास 10 की बायोलॉजी के तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और गेस्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे। उसके अलावा इंग्लिश और उर्दू के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। अब हम क्वेश्चन 6 का आंसर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग ड्रॉ किया है और इसकी लेबलिंग के लिए मैंने लाइन्स भी पहले से डाल दी हैं। मैंने पहले से पेंसिल से इसलिए ड्रॉ किया है ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको पेन से ड्रॉ करके समझा सकूं। अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसकी लेबलिंग इस तरह करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत इजी डायग्राम है, इसी तरह नीट एंड क्लीन बनाएं और इसी तरह लेबलिंग भी करें तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। मैं इसको जो बनाना स्टार्ट करती हूँ तो मैं इसको लिवर से स्टार्ट करती हूँ। ये जो सेंटर में है ये है लिवर। इसके लिवर के अंदर 4 लोब्स होते हैं। देखें, ये एक लोब हुआ और ये इसका दूसरा लोब हो गया और ये है इसका थर्ड और ये है 4 लोब। ठीक है, ये बन गया लिवर। बस इस तरह से आपने लिवर बनाना है और लिवर के यहाँ सेंटर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, ये लिवर है और ये गॉल ब्लैडर है। अब इस लिवर के साइड में हम बनाएंगे स्टमक। स्टमक का ये हम मुंह बनाएंगे पतला सा, थोड़ी सी इसकी देखिए ये थोड़ा सा पतला सा लंबा सा होता है, यहाँ से आके थोड़ा अंदर जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ से भी थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, फिर ये यहाँ पर आता है और यहाँ पे ये एंड हो जाता है। जो ये शुरू में हमने थोड़ी सी लंबी सी नाली बनाई है ये होती है ईसोफेगस
और ईसोफेगस के बाद ये स्टमक होता है। स्टमक का ये जो शुरू का पार्ट होता है ये कहलाता है कार्डियक एंड। यहाँ पे जब नीचे आके ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है ये कहलाता है पाइलोरिक एंड। लेकिन इसके अंदर हमें कार्डियक एंड और पाइलोरिक एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हमने लिवर बना दिया और स्टमक बना दिया। अब इसके बाद जो है हमें इंटेस्टाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ से हम इसको इंटेस्टाइन को लेकर आएंगे। ये देखें इस तरह से इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे कर्व देने होते हैं। अगर आप कम कर्व देंगे ना तो फिर ये अच्छी नहीं बनती, तो आपको इसी तरह इसके कर्व बनाने हैं, ठीक है। देखिए आपने पहले एक सिंगल लाइन बना ली। अब इस सिंगल लाइन के साथ साथ आपने इसको डबल लाइन करना है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल लेके चलते हुए। ये देखिए इस तरह से हम इसको बराबर बराबर का करके लेकर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक लाके आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारी इंटेस्टाइन बन गई। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पे मिजेंट्री होती है। ये मिजेंट्री जो होती है एक जाली जैसी होती है जिसके अंदर बारीक बारीक सी लाइनें होती हैं। जब आप डायसेक्ट करा हुआ देखेंगे उसके अंदर आपको ये दिखाई देगी। अगर हो सका तो मैं आपको फ्रॉक को डायसेक्ट करके भी दिखा दूंगी। पहले मैं इसमें मिजेंट्री बना देती हूँ। इसके अंदर हम ऐसे करके लाइनें डालते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसके अंदर लाइंस होती हैं। इसकी लाइंस जो हैं कोई ख़ास शेप में नहीं होती, बस यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। ये एक लाइन आपने यहाँ तक लेकर आनी है और फिर आप इसको इस तरह करके किसी भी तरह से ऐसे करके मिला दीजिए। अब यहाँ पे जब यहाँ ये लाइन एंड हो रही है ना, यहाँ पर आपको एक सेमी सर्कल सी चीज़ बनानी है। ये है स्प्लीन। इसको चाहे तो ऐसे करके डार्क कर दें। ये क्या है? ये है स्प्लीन। और यहाँ पे क्या है? ये है गॉल ब्लैडर। ये हमने बना ली स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके बनाती है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से इसको नीचे से लाके थोड़ा सा हम नैरो करते हैं और यहाँ पे इसका एक सुराख बनाते हैं। ये जो इसका एंड है इसे कहते हैं क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। यहाँ तक हम लेके जाते हैं इसको। ये हमने बना ली लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ साइड में जो है ये है ब्लैडर। इसके अंदर यूरिन जमा होता है। ये यूरीटर है। यूरीटर जो है पेशाब की नाली होती है। गुर्दों से यूरिन जो है इस यूरीटर के जरिए आके इस ब्लैडर के अंदर जमा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने नीचे का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ सेंटर में थोड़ा सी चीज़ें रह गई हैं। ये जो हमने लिवर बनाया था इसके बीच में हमने बनाया था ये गॉल ब्लैडर, या इसको उर्दू में कहते हैं पित्ता, ठीक है। इस गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जूस होता है बाइल। उस बाइल को ये डक्ट यानी ये नाली जो है लेकर जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। ये होती है बाइल डक्ट। इसका हम नाम लिखेंगे बाइल डक्ट। स्टमक और लिवर के साथ ही यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा पत्ते जैसी शेप की एक चीज़ होती है, ये होता है पैंक्रियाज। तो ये जो पैंक्रियाज है इससे भी एक जो है डक्ट या नाली आ रही होती है जो कि पैंक्रियाटिक जूस को यहाँ इंटेस्टाइन में लेकर आती है। तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन फ्रॉक का डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। अब मैं आपको इसकी लेबलिंग करा देती हूँ। ये जो हमने थोड़ा सा नैरो एंड बनाया है इसको हम लिखेंगे, ये है ईसोफेगस। OESOPHAGUS, ईसोफेगस। और ये क्या है? ये है हमारा स्टमक। स्टमक के दो पार्ट होते हैं। जो स्टार्टिंग होता है वो होता है कार्डियक एंड, और जो लास्ट में यहाँ पर होता है नैरो सा, ये कहलाता है पाइलोरिक एंड। इसके अंदर मैं इसके एंड्स के नाम नहीं लिख रही, सिर्फ स्टमक लिख देते हैं। स्टमक STOMACH, ये क्या है? स्टमक या मैदा है। और ये जो है ये है लिवर, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्किंग की है लिवर की, यहाँ हम लिख देते हैं लिवर। उर्दू में कहते हैं जिगर। और लिवर के बीच में ये क्या है? ये है गॉल ब्लैडर। GALL गॉल, BLADDER गॉल ब्लैडर। और ये जो पत्ते जैसे शेप का है ये है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, PANCREASE, पैंक्रियाज। और यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था ना, ये जो हमने थोड़ी सी डार्क बनाई है ये है स्प्लीन। उर्दू में कहते हैं तिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। और ये क्या है? ये है रेक्टम, बड़ी आंत या फिर रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम, दोनों नाम है इसके। ये जो है ये लाइन जो आ रही है ये है यूरीटर, URETER, यूरीटर। ये जो एक थोड़ा पत्ते जैसा शेप है ये है ब्लैडर, मसाना, BLADDER, ब्लैडर। और इस रेक्टम का जो एंड होता है ये कहलाता है क्लोएकल अपर्चर। क्लोएका भी लिखते हैं इसको, क्लोएकल अपर्चर भी लिखते हैं, CLOACA, क्लोएका। क्लोएका हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें रह गई वो हम यहाँ लिख लेते हैं। गॉल ब्लैडर से जो ये डक्ट आ रही है, ये नाली आ रही है, ये कहलाती है बाइल डक्ट, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर का जूस बाइल को यहाँ पे इंटेस्टाइन में लेकर आ रही होती है। हम लिख देते हैं बाइल डक्ट, BILEDUCT, बाइल डक्ट। अगर आप इसी तरह बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें डाल के इस तरह इक्वल डिस्टेंस के साथ इसकी लेबलिंग करेंगे, इसके नाम लिखेंगे, तो आपकी नीट एंड क्लीन लगेगी और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे।
अच्छा, ये जो है ना हमारी, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को इलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं इलियम, ILIEM, इलियम। ठीक है, और इसके बीच में जो ये बारीक सी एक झिल्ली होती है, इसके अंदर थोड़ी सी लाइंस होती हैं, ये कहलाती है मिजेंट्री, MESENTRY, मिजेंट्री। ये हमारी सारी लेबलिंग कंप्लीट हो गई। देखें कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ये मत सोचिएगा कि आपकी बुक में इस तरह से नहीं बनी हुई। आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इसी तरह से बनता है, तो यही आपको डायग्राम बनानी चाहिए, इससे आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डिटेल आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसके हमें डिटेल में आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बियोलॉजी। मुस्लिम साइंटिस्ट का बियोलॉजी की फील्ड के अंदर आपको रोल बताना है। आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है, इसके अंदर आपको 3 साइंटिस्ट डिस्क्राइब किए हैं, आपने यही लिखने हैं। यहाँ से हम लिखेंगे द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बियोलॉजिकल साइंस। मुस्लिम साइंटिस्ट ने बियोलॉजिकल साइंस के डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद ये दोनों लाइन्स छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे फॉलोइंग आर सम डिटेल्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट। इनमें से कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में तफसील ये है। तो इसके आगे हम सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जाबिर बिन हयान। इसमें आप अगर ये सन ना लिखें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। He was born in Iran. He worked in the field of chemistry, but he also wrote a number of books on plants and animal. जाबिर बिन हयान जो है ईरान में पैदा हुआ था और इसकी जो फील्ड थी वो थी केमिस्ट्री, लेकिन उसने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इसीलिए ये बियोलॉजिस्ट भी है। अल नबातियात एंड अल हैवान आर हिज फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। प्लांट्स और एनिमल पे इसकी जो मशहूर किताबें हैं वो है अल नबातियात और अल हैवान। अल नबातियात जो है पौधों के मुतालिक है और अल हैवान जो है जानवरों के मुतालिक है। तो आप जाबिर बिन हयान का ये पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। इसके बाद हम सेकंड हेडिंग डालेंगे अब्दुल मालिक असमई। ही वॉज ग्रेट जोलॉजिस्ट। ही रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स लाइक अल खेल ऑन हॉर्स, अल इबिल ऑन कैमल्स, अल शात ऑन शीप्स, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड अल खल्कुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। देखिए उसने बहुत सारी जो किताबें लिखी हैं जो उसकी बहुत मशहूर हैं, उसमें से एक है अल खेल, ये हॉर्स यानी घोड़ों के ऊपर लिखी गई है, और दूसरी है अल इबिल, ये कैमल्स यानी ऊँट के बारे में लिखी गई है, और उसके बाद है अल शात, ये शीप्स यानी भेड़ के बारे में लिखी गई है, और अल वहूश वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद खल्कुल इंसान है। खल्कुल इंसान के अंदर उसने इंसान की बॉडी के तमाम डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शंस को बयान किया है। इंसान और जानवर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से अब्दुल मालिक असमई ने बियोलॉजी की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके बाद थर्ड है अबू अली सीना। ही वॉज ग्रेट ऑफ ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसन। अबू अली सीना जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं और इनको मेडिसन का बुनियाद रखने वाला कंसिडर किया जाता है, यानी मेडिसन का बानी समझा जाता है। ही इज़ कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट। एशिया के अंदर तो इनको अबू अली सीना कहते हैं, लेकिन वेस्ट के अंदर इनको एविसीना कहते हैं। ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस। उन्होंने बहुत सारी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करा, जिनमें है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी, मेनिंजाइटिस की बीमारी, और उसके अलावा जो दूसरी इन्फ्लेमेशंस की जो बीमारियां होती हैं वो भी इन्होंने आइडेंटिफाई करी थी। ही ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, पैलेंटोलॉजी एंड म्यूज़िक। उन्होंने बियोलॉजी के अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी ये वो साइंस है जिसके अंदर हम ज़मीन से बाहर खला के अंदर जो भी अजसाम होते हैं या जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिज़िक्स, पैलेंटोलॉजी और म्यूज़िक पर भी इन्होंने काम करा। ही रोड बुक लाइक अल कानून एंड फिलतिब अल शिफा। उनकी जो मशहूर किताबें हैं वो है अल कानून और फिलतिब अल शिफा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बियोलॉजी टू अदर साइंसेस। बियोलॉजी की जो साइंस है उसका दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप बताना है। ये जो जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसके अंदर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगी और साथ साथ मार्क भी कराऊंगी कि आपने इसका आंसर क्या लिखना है। और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर ये टॉपिक है 1.1.1।
इसके अंदर आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप ऑफ बियोलॉजी विद अदर साइंसेज। उसके बाद आप ये लिखेंगे बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेज। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। बियोलॉजी इज कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच रिलेटेड विद अदर साइंसेज। बियोलॉजी जो है एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, यानी इसकी बहुत सारी डायमेंशन है जो कि दूसरी साइंसेस के साथ लिंक्ड करती हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे फिजिक्स के अंदर लॉ होता है, लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन जो है वो एनिमल्स की मूवमेंट पर भी अप्लाई होता है। एनिमल्स जब मूव करते हैं या ह्यूमन बीइंग जब मूव करते हैं तो वो फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशंस को फॉलो करते हैं। बियोलॉजी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कंसिडर की जाती है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल कह लें या मैनी पार्ट्स या मैनी ब्रांचेस। तो बियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस या बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने दे दिया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर देखें बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ बताया है। सबसे पहले जो है फिजिक्स के साथ बायोलॉजी का रिलेशन बताया है, उसे कहते हैं बायोफिजिक्स। फिर उसके बाद बायोलॉजी का रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ बताया है, जिसे कहते हैं बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी का रिलेशन होता है केमिस्ट्री के साथ। उसके बाद बायो ज्योग्राफी, इसमें बायोलॉजी का रिलेशन है ज्योग्राफी के साथ। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में बायोलॉजी का रिलेशन होता है इकोनॉमी के साथ, ठीक है, या इकोनॉमिक्स के साथ। तो सबसे पहले बायोफिजिक्स की हेडिंग डालेंगे। अब मैं पहले आपको समझा दूं कि बायोफिजिक्स क्या है। बायोफिजिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस ऑफ लाइफ को, या यूँ कह लें कि फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होते हैं तो वो कहलाते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स की जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है वो है रेडियो फिजिक्स की। रेडियो फिजिक्स जो है ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। इसके अंदर रेडियो आइसोटोप्स को ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ किया जाता है। बहुत से रेडियो आइसोटोप्स हैं। कुछ रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं दूसरे मटेरियल्स और ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने के लिए। जैसे एक रेडियो आइसोटोप्स होता है C14, ये कार्बन का आइसोटोप है। इसको डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। डेटिंग क्या होता है? डेटिंग के अंदर पुराने फॉसिल्स जो होते हैं, जो ढांचे मिलते हैं, पुरानी चीज़ें मिलती हैं, उनकी एज फाइंड की जाती है कि वो कितने पुराने हैं। ठीक है, इसके अलावा साउंड वेव्स होती हैं जिसको अल्ट्रासाउंड के लिए यूज़ करते हैं। बहुत से आइसोटोप्स के ज़रिए बीमारियों को डिटेक्ट भी किया जाता है और उनका इलाज भी किया जाता है। तो ये हो गया बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ रिलेशन, यानी फिजिक्स की टेक्निक्स और लॉज जब ह्यूमन बीइंग पर या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई हो रहे होते हैं, उन पर यूज़ हो रहे होते हैं, तो फिर वो साइंस कहलाती है बायोफिजिक्स। तो अब आप इसका लिखेंगे कहाँ से? सबसे पहले बायोफिजिक्स की हेडिंग डालेंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फिजिक्स के टेक्निक्स और लॉज जो हैं वो जिंदगी के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। अब इसकी एग्जांपल है रेडियो फिजिक्स की। रेडियो फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। कुछ रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ मटेरियल्स को ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसलोकेट करने के लिए, यानी कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जब कुछ रेडियो आइसोटोप्स को इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, तो उसके ज़रिए उनकी बीमारियों को डिटेक्ट किया जाता है। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग जो है वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का ही एक यूज़ है इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। और ये रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग जो है वो फॉसिल्स यानी ढांचों की एज मालूम करने के लिए की जाती है। अब देखिए इसमें एक तो ये यूज़ आ गया, एक ये दूसरा यूज़ आ गया। तीसरा यूज़ क्या है? यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड। तो साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड करने के लिए। इंटरनल बॉडी पार्ट्स को साउंड वेव्स के जरिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। एंड लेजर टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी भी जो है बायोलॉजी और फिजिक्स का रिलेशन ही शो करती है। अब देखें इतनी सारी एग्जाम्पल हैं, इसमें आपने सारी एग्जाम्पल नहीं देनी, हमें इसे थोड़ा सा शॉर्ट करना है। तो आप इट इज से लिखेंगे, लाइफ तक लिख लें और फिर यहाँ से रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ये हो गई एक एग्जाम्पल। ये भी दे सकते हैं या आप ये भी दे सकते हैं, यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेजर टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स। तो ये 2-3 लाइनें छोड़ दें, इसके बाद यहाँ से दे दें रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग
Also shows some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show the relation of physics and biology. तो ये मैंने बायोफिजिक्स आपको मार्क करा दिया, ये आपने इस तरह से लिखना है। देखिए इट इज से लेके लाइफ तक लिखना है, फिर रेडियो से लेके बायोलॉजी तक लिखना है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे बायोमैथमेटिक और बायोमेट्री, दो नाम है इसके। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुतालिक कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो वो हो जाती है बायोमैथमेटिक या बायोमेट्री। तो लिखेंगे क्या इसका, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैथमेटिक की वो ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट करती है। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा इकट्ठा करके रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा इकट्ठा करके रिसर्च में यूज़ किया जाता है और फिर रिसर्च के जरिए नई नई टेक्निक्स और नई नई दवाइयाँ ईजाद की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से पूरा लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल बना रहे होते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें जो है ख़ास ऑथेंटिक मालूमात की ज़रूरत होती है, बायोलॉजी की भी और केमिस्ट्री की भी, जिसके ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके फंक्शंस भी इसमें हम स्टडी करते हैं। इसका आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ क्या लिखना है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। ये बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल बना रहे होते हैं। एंड रिक्वायर्स ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट बियोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसाइज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमें ऑथेंटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है बियोलॉजी और केमिस्ट्री की, जिसके ज़रिए बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसाइज होने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करा जाता है। एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फंक्शन भी बायोकेमिस्ट्री में ही एक्सप्लेन होते हैं। ये आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद है बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। बायोजोग्राफी जो है ये बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम वर्ल्ड के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ मौसम होता है और मुख्तलिफ एनवायरनमेंट होती है। कहीं पे देखें कुछ रीजन्स के अंदर बर्फ़ ज़्यादा होती है तो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके रीजन के हिसाब से होते हैं। इसी तरह जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने वहाँ के जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से होते हैं। तो जोग्राफिकल रीजन और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशन है उसकी हम स्टडी करते हैं बायोजोग्राफी में। इसका भी आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। अब मैं रीड कर देती हूँ। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन्स में रहने वाले मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डील करती है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के अंदर ही मखसूस रहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वहाँ से कहीं और जाके सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर जो एडेप्टेशंस होती हैं वो अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से होती हैं। जैसे बर्फानी इलाकों में जो जानवर रहते हैं उनको अगर गर्म इलाकों में लाया जाए तो वहाँ पे वो जानवर सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो है अपने जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से वैसी एडेप्टेशंस हुई हुई होती हैं। ठीक है, तो जोग्राफिकल रीजन का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असर होता है और उस असर की स्टडी हम करते हैं बायोजोग्राफी के अंदर। इसके बाद है बायो इकोनॉमिक। पहले मैं आपको इसको समझाऊंगी फिर मैं आपको मार्क करवाऊंगी कि आपने इसका आंसर क्या लिखना है। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है उनकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी हम प्रोडक्शन करते हैं अपना इकोनॉमिकली फ़ायदा हासिल करने के लिए या प्रॉफिट हासिल करने के लिए। जैसे कि कैटल फार्मिंग की जाती है जिसके अंदर गाय और बकरियों की फार्मिंग की जाती है ताकि उनसे मीट हासिल किया जा सके। इसी तरह पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गियों की फार्मिंग की जाती है ताकि उनसे हमें मीट और एग्स हासिल हो सकें। तो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन की कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसका हम पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। दिस डील विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन
फॉर एग्जाम्पल मीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। ठीक है, ये पूरा आपने बायोइकोनॉमिक्स का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करने हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉन्ग है। इसको आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना है ताकि आप सारे हेडिंग्स को कवर कर सकें। इसके अंदर पूरी 8 हेडिंग्स हैं। ये आपको हेडिंग सारी डालनी है, लेकिन आपने ये जो शुरू के हैं इनको शॉर्ट करना है। पहले मैंने आपको ये समझाया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर मार्किंग कराऊंगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिर यहाँ से लिखेंगे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। All living organisms are made up of cell and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल भी होता है और केमिकल बेस भी होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केमिकल फाउंडेशन पर बेस्ड है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। सबसे पहले जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तमाम मैटर्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी तक जो है 100 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब कहीं पे 100 होता है, कहीं पे 106 होता है। तो आपकी बुक में 100 लिखा हुआ है। अब तक दुनिया के अंदर तकरीबन 100 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से 16 जो होते हैं वो होते हैं बायो एलिमेंट्स। इन 100 में से ये 16 एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 16 एलिमेंट्स होना लाजमी है। उनमें से जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं और वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो ये हो गया एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हम लिखेंगे यहाँ से, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। तमाम मैटर जो होते हैं एलिमेंट से बनते हैं, विच इज़ कम्पोज ऑफ एटम। और हर एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद हम यह लिखेंगे, देयर आर मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। अभी तक 100 किस्म के एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिस एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इन 16 बायो एलिमेंट्स में से तकरीबन 6 एलिमेंट जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं ज़िंदगी के लिए, जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। ये पी जो है फॉस्फोरस के लिए होता है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में आपने ऑल से लेके एटम तक लिखना है और दूसरे पैराग्राफ में देयर आर से लाइफ तक लिखना है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर इसको आपको शॉर्टली बता दूं कि दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं, कोई भी चीज़ है, मैटर होता है कोई भी चीज़, तो दुनिया के अंदर जितने भी मैटर्स हैं वो एलिमेंट से बने और एलिमेंट्स एटम से बने। तो अब तक तकरीबन 100 एलिमेंट जो है दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स होते हैं जो कि वाइटल हैं, लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, और वो कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स। उन बायो एलिमेंट्स में से 6 जो हैं वो बेसिक हैं, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये आपने शॉर्ट में भी आंसर किया था। तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में एटम मिलते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो कहलाता है बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं। जो बड़े होते हैं मॉलिक्यूल वो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और जो छोटे होते हैं वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। बहुत से माइक्रो और मैक्रो बायो मॉलिक्यूल जो है इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं आप लिखेंगे कहाँ से। आप हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आप यहाँ से लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम। जब एटम आपस में बाइंड करते हैं मॉलिक्यूल बना देते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत सारे किस्म के होते हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये 2 तरह के हैं, माइक्रो यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल और मैक्रो यानी बड़े मॉलिक्यूल। अब इसकी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड आर माइक्रो मॉलिक्यूल, वेयर एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। द यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल।
तो इनमें से हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे माइक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, और यही माइक्रोमोलिक्यूल आपस में मिलके जब मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं तो वो होता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। इसका पूरा चैप्टर है आपका क्लास 10 के अंदर, तो उसमें आप ये सब पढ़ेंगे। अब इसके अंदर आप सिर्फ यहाँ तक लिख लीजिए, पूरा फर्स्ट पैराग्राफ लिख लें, सेकंड पैराग्राफ आप छोड़ दें। फर्स्ट पैराग्राफ में आप मॉलिक्यूल्स से लेकर मॉलिक्यूल्स तक लिखेंगे। तो ये सेकंड हेडिंग हो गई। इसके बाद थर्ड हेडिंग है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने अभी पढ़ा कि एटम से बायोमॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये बायोमॉलिक्यूल आपस में एक साथ मिलकर एक सस्पेंशन की तरह से काम करते हैं, एक सस्पेंशन की फॉर्म में काम करते हैं। ये सस्पेंशन कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह की सब्सटेंसेज होती हैं, और प्रोटोप्लाज्म जब एक यूनिट की फॉर्म में काम करता है, एक यूनिट की तरह काम करता है, तो वो कहलाता है सेल। प्रोटोप्लाज्म का जो एक सिंगल यूनिट होता है ना, बिल्कुल एक सबसे छोटा पार्ट, वो होता है सेल। सेल आपस में कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन होके अरेंज होते हैं खास मैनर में और ऑर्गन बना लेते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में एक सिस्टम में जब काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम एक ही बॉडी के अंदर एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, कितना इजी है, सारा पूरा मैंने पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको मार्क कराती हूँ, आप कहाँ से लिखेंगे। आप यहाँ से लिखेंगे द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जब बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक सस्पेंशन की तरह काम करते हैं तो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। बस अब यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप ये लाइन छोड़ दें और यहाँ से लिखें व्हेन से। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस इज कॉल्ड सेल। ठीक है, फिर ये व्हेन से लेके आपने पूरा यहाँ तक लिखना है। अब मैं आपको पढ़ती जाती हूँ और समझाती जाती हूँ। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस इज कॉल्ड सेल। जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट के तौर पे काम करता है तो वो सेल कहलाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। एक जैसे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज बन गए, एक जैसे सेल्स ने मिलकर बहुत से टिश्यूज बना लिए। अब मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर यानी खास मैनर के अंदर काम करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके, तो एक ऑर्गन कहलाएंगे। ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप वर्क इन कोऑर्डिनेट मैनर टू फॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी फंक्शन करने के लिए जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक आपस में कोऑर्डिनेट करके खास मैनर में तरतीब के साथ काम करते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। When different organ system functions in coordination in a unit, they form a body or multicellular organism. तो जब different organ system आपस में कोऑर्डिनेट करके एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं तो वो एक बॉडी या एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसके अंदर आपने दा से लेके प्रोटोप्लाज्म तक लिखना है और फिर व्हेन से लेके यहाँ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तक लिखना है। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो है टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है स्पीशीज। इसके अंदर आप यहाँ से लिखेंगे द स्पीशीज से लेके ऑफ स्प्रिंग तक। द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which includes morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring। अब ये देखें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गया। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, उनकी किस तरह उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, वो होता है टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल का जो सबसे पहला स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है स्पीशीज़। जब एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हों, यानी कि उनकी बैरूनी साख यानी उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक जैसा हो और वो आपस में इंटरब्रीड करें और अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें यानी औलाद पैदा करें, तो वो कहलाता है एक स्पीशीज। एक जैसे फिजिकल फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपस में इंटरब्रीड करके अपनी औलाद पैदा करते हैं तो वो कहलाता है स्पीशीज। ठीक है, इसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। अब एक जैसी स्पीशीज़ के लेवल अगर किसी पर्टिकुलर किसी ख़ास जगह पे रहते हैं, किसी ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर या हैबिटेट के अंदर रहते हैं तो वो कहलाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लेवल की हेडिंग डाल के लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। जब एक ही स्पीशीज़ के बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मखसूस हैबिटेट के अंदर रह रहे होंगे तो वो कहलाएगी पॉपुलेशन। एग्जाम्पल इसकी है अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। अगर एक दरख्त है और उस पर बहुत सारे पैरट एक ग्रुप की तरह रहते हैं
तो वो उनकी पॉपुलेशन कहलाएगी, क्योंकि सारे पैरट जो हैं एक ही स्पीशीज़ के होंगे। देखिए बर्ड जो है बहुत सारी होती हैं, बर्ड्स के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं। कुछ स्पैरोज यानी चिड़िया होती हैं, क्राउ भी एक बर्ड है, पैरट्स भी बर्ड है। ये सब जो है बर्ड्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। तो जब एक दरख्त के ऊपर बहुत से पैरट्स ग्रुप बनाकर रह रहे हैं तो फिर वो कहलाएगी पैरट्स की पॉपुलेशन। इसके बाद है नंबर 6 पे कम्युनिटी लेवल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लोग एक ही स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर रहते हैं वो कहलाती है कम्युनिटी। इसकी एग्जाम्पल है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी। इसकी एग्जाम्पल है जैसे एक दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बर्ड्स एक साथ रह रहे हो तो वो उनकी कम्युनिटी कहलाती है, क्योंकि बर्ड्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं। जैसे एक ही दरख्त पे अगर कौवे, तोते, चिड़िया और मैना वगैरह रह रही हो तो फिर वो उन बर्ड्स की कम्युनिटी कहलाएगी। एक ही स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में रह रहे हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन है, और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं तो वो उनकी कम्युनिटी कहलाती है। इसके बाद 7 है इकोलॉजिकल सिस्टम। Communities always depend upon their known living environment in the reciprocal interaction for their survival। अभी हमने पढ़ा कम्युनिटी क्या चीज़ है। मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं तो कम्युनिटी बना रहे हैं। अब ये जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रह रहे हैं तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी एक इंटरेक्शन होता है, एक ताल्लुक़ होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। कौन से नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है वाटर है। वाटर भी एक नॉन लिविंग फैक्टर है। वाटर के बगैर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटीज़ हैं वो नॉन लिविंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एक नॉन लिविंग फैक्टर है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग फैक्टर्स का आपस में एक रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इन टर्न गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एक एग्जाम्पल है कि हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक खास इंटरेक्शन या ताल्लुक है जो कहलाता है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। इसके बाद 8 है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। ज़मीन का वो तमाम हिस्सा जहाँ जिंदा इंसान या जानवर या पौधे पाए जाते हैं वो कहलाता है बायोस्फीयर। ज़मीन के वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है यानी जिंदगी मौजूद है वो कहलाती है बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। ज़मीन के ऊपर जो बायोस्फीयर है यानी जहाँ जहाँ जिंदगी पाई जाती है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम्स होते हैं। हमने देखा है अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन्स होती हैं और मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ इकोसिस्टम होते हैं। सबके मौसम और एनवायरनमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये इसकी लास्ट हेडिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सब एक्सप्लेन तो कर दिए, मार्क भी करा दूं कि ये जो टेक्सोनोमिक लेवल है आप ये लिखेंगे द स्पीशीज से लेके ऑफस्प्रिंग तक, और फिर ये पॉपुलेशन लेवल से लेके यहाँ लास्ट में सिस्टम तक, ये पूरा आपने लिखना है। मैंने इसीलिए मार्क नहीं करवाया कि ये आपने सब लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट हो गया। ये हमने पूरा लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के तमाम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।